नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में नीतीश के साथ हो रहे बड़े खेल की, देश में एक बार फिर होने वाली मॉक ड्रिल की, देखेंगे पहलगांव के आतंकियों को लेकर संजय राउत के बड़े दावे को, राहुल के बाद अमित शाह के पुंछ दौरे को, जानेंगे नकली नोटों को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंकिता भंडारी मामले में कोर्ट का आया फैसला। कोटद्वार जिला कोर्ट ने बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 साल 8 महीने बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ। एनडीए से लड़कियों का पहला बैच पास। 148वीं पासिंग आउट परेड में 17 लड़कियां। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने की दी थी इजाजत। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर छिड़ा नया विवाद। श्री रविशंकर बोले, मेरे पास है शिवलिंग के अंश। शंकराचार्यों, संतों, महंतों ने किया विरोध। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 182 अंकों की गिरावट के साथ 81,451 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 82 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के सदस्य तो दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी और बीजेपी के नेता देश भर में इसके सहारे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बीजेपी के सहयोगी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन तक बिहार के दौरे पर रहे, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बिहार में रहे, लेकिन इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरियां साफ साफ दिखाई दी। पहले दिन पीएम ने पटना में रोड शो किया, लेकिन इसमें सीएम नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए। दूसरे दिन पीएम मोदी ने काराकाट में रैली की, जिसमें नीतीश कुमार जरूर पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में चेहरा सिर्फ पीएम मोदी का ही दिखाई दिया। पीएम मोदी ने अपनी हर रैली की तरह काराकाट में भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की, सेना के नाम पर अपनी सरकार की तारीफ की। काराकाट में पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम की घटना के 1 दिन बाद मैं बिहार आया था और तब ऐलान किया था कि आतंकवादियों को कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, और हमने ऐसा किया भी। आतंकी ठिकानों को खंडहर में तब्दील कर दिया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार और सेना की तारीफ की, लेकिन बिहार सरकार को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार की भी उम्मीदों को तोड़ दिया। नीतीश को सीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान नहीं किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी के रोड शो में जिस तरह से कम लोग दिखाई दिए, उससे पीएम मोदी नाराज दिखाई दिए, और इसका असर नीतीश कुमार पर भी दिखाई दिया, जब वो मंच पर पीएम मोदी का नाम ही भूल गए। पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बता दिया, फिर जल्दी ही खुद को सही भी कर लिया। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार बेहद दबाव में है, और इन सबके बीच एलजेपीआर नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान एक बार फिर कर दिया। उनकी तरफ से सीएम पद की दावेदारी भी की गई है, जिसके बाद एनडीए के अंदर सीएम पद को लेकर तकरार और तेज हो गई है। बीजेपी जिस तरह से सीएम पद को लेकर पत्ते नहीं खोल रही है, उससे जेडीयू पहले ही परेशान थी। वहीं अब चिराग पासवान की तरफ से की गई दावेदारी ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। जेडीयू को डर लग रहा है कि चिराग कहीं 2020 वाला खेल उसके साथ फिर से न दोहरा दें। बिहार में जेडीयू के साथ बड़ा खेला होता दिखाई दे रहा है। नीतीश चिंता में है तो पाकिस्तान भी चिंता में दिख रहा है। पाकिस्तान से सटे राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल होने वाली है। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो क्या कुछ होगा इस दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को अनिश्चित काल के लिए सीज फायर हो चुका है, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भले ही सरकार का कहना हो कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी फायदा नहीं लेगी, लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है कि पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है। यही वजह है कि अब केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर मॉक ड्रिल करवा रही है। बता दें कि 31 मई को पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी। पहले इसे 29 मई को किया जाना था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से स्थगित करना पड़ा था। ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सहित पाकिस्तान की सीमा से लगे सभी पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3,300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस वार्डन, रजिस्टर्ड स्वयं सेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सहित युवा संगठन शामिल होंगे। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध की स्थिति में कैसे नागरिकों को अपना बचाव करना है, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा।
इस दौरान युद्ध के सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। इससे पहले 7 मई को आयोजित प्रथम नागरिक सुरक्षा अभ्यास के दौरान देश के संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों में गंभीर खामियां पाई गई थी। सरकार का दावा है कि इस बार उन खामियों को खत्म करने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन जानकारों का दावा है कि जब तक बिहार चुनाव नहीं हो जाते, बीजेपी बार बार जनता को ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाती रहेगी, जिससे उसके नाम पर वोट ले सके। सरकार एक बार फिर लोगों को सतर्क करने की कोशिश में जुटी हुई है। हर राज्य में जाकर बीजेपी नेता ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी पर सवाल भी उठ रहे हैं। और अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है और अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि पहलगांव के 6 आतंकवादी अब फिर फरार हैं और इशारा किया कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगांव वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए। संजय राउत ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति कर रहे हैं, हर राज्य में जा रही हैं। ये ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। हमारे प्रधानमंत्री इसमें सबसे आगे हैं। कोई भी जाकर किसी को सिंदूर की पवित्र प्रथा नहीं दे सकता। अगर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को महिलाओं के पास भेजते हैं तो आप सिंदूर का अपमान कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत सरकार से सवाल कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पहलगांव की घटना को 1 महीना पूरे होने पर सरकार से सवाल किया था और पूछा था कि पहलगांव के आतंकी कब पकड़े जाएंगे, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और अब एक बार फिर संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा है। पहलगांव घटना को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। इस बीच अमित शाह ने पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी की मांग पर उन्होंने पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में छिड़े संघर्ष ने वहां के नागरिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई लोगों के घर उजड़ गए तो कितनों की जान चली गई। ऐसे में अब गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए हैं। वहां उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी में पीड़ितों से मुलाकात की। गृहमंत्री का ये दौरा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस हालिया दौरे के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने पुंछ के निवासियों से मुलाकात की थी और उनके दर्द को समझा। पाकिस्तान की गोलीबारी में पुंछ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वहां के लोगों ने खुद राहुल गांधी को बताया कि इस गोलीबारी में कम से कम 17 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद राहुल ने मोदी सरकार से उन प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग भी की। और अब जब अमित शाह पुंछ पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से कहा कि हम सब जानते हैं कि इस मुआवजा और ये सरकारी नौकरी से आपके जीवन में जो क्षति हुई, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार का ये प्रतीक है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले से ही डिमांड हो रही थी कि पीएम मोदी को पुंछ का दौरा करना चाहिए। पीएम मोदी तो नहीं पहुंचे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की पीड़ित परिवार की मदद करने की डिमांड को जरूर पूरा कर दिया। राहुल गांधी की मांग के आगे मोदी सरकार झुक गई है। इस बीच एक और मामले पर राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में नकली नोटों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए के नकली नोटों में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब इस खुलासे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह आंकड़े 2016 की नोटबंदी की नाकामी का एक और सबूत है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने रातों रात नोटबंदी कर दावा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, काले धन पर लगाम लगेगी, नकली नोट चलन से बाहर होंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी के इस सनक भरे फैसले ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों लोगों की जान तक चली गई। साफ है कि नोटबंदी का फैसला देश पर बहुत भारी पड़ा है और लोगों के लिए किसी डरावने सपने की तरह है, जिससे देश की इकोनॉमी आज तक उबर नहीं पाई है।
कुल मिलाकर कांग्रेस ने नोटबंदी को देश पर भारी पड़ने वाला फैसला करार दिया और पीएम मोदी को हर मोर्चे पर फेल बताया। अब आरबीआई के इन आंकड़ों और कांग्रेस के आरोपों का मोदी सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं तो सवाल ईडी पर भी उठ रहे हैं। सीबीआई ने ईडी के भुवनेश्वर जोनल ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये घटना ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली और उनके भरोसे पर बड़ा सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सीबीआई ने ईडी के भुवनेश्वर जोनल ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 2013 बैच के आईआरएस अधिकारी रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस को सेटल करने के लिए स्थानीय माइनिंग कारोबारी रतिकांत राउत से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 2 करोड़ में तय हुआ, जिसमें पहली किस्त 20 लाख रुपए की थी। सीबीआई ने जाल बिछाया और 29 मई को रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। वही ईडी जिस पर विपक्ष लंबे समय से केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाता रहा है। इस घटना ने विपक्ष के दावों को और पुख्ता करने का काम किया है। इसे लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, ईडी इज इक्वल टू एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ईडी में जमकर वसूली का खेल चल रहा है। ओडिशा में एक व्यापारी पर पहले ईडी का केस लगाया गया, फिर व्यापारी को ईडी के दफ्तर बुलाकर धमकाया गया और मामला सेटल करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए। ये घूस और किसी ने नहीं, सीधे ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने मांगी। व्यापारी जब गिड़गिड़ाने और रोने लगा तो डिप्टी डायरेक्टर ने दया खाकर घूस की रकम 2 करोड़ रुपए कर दी। कांग्रेस ने आगे लिखा कि पीएम मोदी ने ईडी को वसूली गैंग बना दिया है, जो लोगों को फर्जी केसेस में फंसाता है और फिर उन्हें धमकाकर पैसों की उगाही करता है। अब भले ही सीबीआई ने यह कार्रवाई की है, लेकिन उसकी अपनी साख भी सवालों के घेरे में रहती है। ऐसे में इस जांच की निष्पक्षता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ईडी की निष्पक्षता पर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं, तो मांग ये भी उठ रही है कि नीट पीजी की परीक्षा को निष्पक्ष बनाया जाए। मेडिकल छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर अब सुनवाई हुई है। नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नीट पीजी परीक्षा से 15 दिन पहले इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मेडिकल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल में फर्क हो जाता है, जो फेयर इवैल्यूएशन नहीं है। इससे परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में भी फर्क आ जाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस एग्जाम से ही स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम चुनते हैं। एक नंबर से स्ट्रीम बदल सकती है, जिस पर परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनबीई का कहना है कि पेपर का फॉर्मेट नेशनल मेडिकल कमीशन के कंसल्टेशन से तैयार किया गया है। ये शिकायत 2.5 लाख में से कुछ ही स्टूडेंट्स ने की है। ऐसे में अगर परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराएंगे तो इसमें परेशानी हो सकती है। एग्जाम तय शेड्यूल पर भी नहीं हो पाएगा। छात्रों के तर्क के जवाब में एनबीई ने कहा कि दोनों सेशन के क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक ही रखा गया है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ऐसे में अगर डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा फर्क भी हुआ तो स्कोर नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हम किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं कर रहे। इस एग्जाम के लिए भी हमारे पास लिमिटेड सेंटर्स ही है। सभी परेशानियों को ध्यान में रखकर ये बेस्ट सॉल्यूशन निकाला गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल एक्सेप्शनल केसेस में ही होना चाहिए, ना कि रूटीन परीक्षाओं में। और ये तर्क तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि एग्जाम कराने के लिए एनबीई के पास पर्याप्त सेंटर नहीं है। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना फेयर नहीं है। कोर्ट ने एनबीई को आदेश दिया कि नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके लिए एग्जाम सेंटर्स की गिनती बढ़ाई जा सकती है। संबंधित अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। बता दें कि इस साल ये परीक्षा 15 जून को होनी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जब केंद्र में मंत्री बनना था तो लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी का भक्त, उनका हनुमान और पैरों की धूल पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। लेकिन अब जब उन्हें बिहार में राजनीति को अपनी चमकाना है, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो अपने पिता स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान का नाम लगातार वो ले रहे हैं। उनके नाम पर अब वो वोट लेना चाहते हैं। उनके इसी
अस्थिर जो है उनका जो नेचर है उसकी वजह से इससे पहले भी वो 2 करियर अपने आजमा चुके हैं, जिसमें क्रिकेट और फिल्म लाइन में भी वो गए थे, लेकिन अपने अस्थिरता वाले नेचर की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। अब केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति के बीच में वो झूल रहे हैं। देखना ये है कि क्या वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं या फिर ना इधर के रहें ना उधर के रहें। इस तरह का तो कुछ नहीं होने जा रहा उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।